हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, कई सारे टॉपिक्स के। एंड बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज को शुरू किया था। ऑलराइट, हमने सक्सेसफुली 15 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। हमने या तो कुछ नया सीखा था या कुछ पुराना जो था वो रिवाइज किया था। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के साथ ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे 15 क्वेश्चंस देखेंगे पीवाईक्यू पार्ट के लिए, और सेम चीज जो है वो यहाँ पे होगी। या तो हम कुछ नया सीखने वाले हैं या फिर हम कुछ पुराना जो है वो रिवाइज करने वाले हैं। ऑलराइट, और जो हमारा रूल था 40 20 30 सेकेंड्स वाला, वो एज इट इज रहेगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मेटलॉइड है। टेन बिस्मुथ है, सिलिकॉन है या फॉस्फोरस है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स आपके पास। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे सी है। तो सिलिकॉन जो होता है वो होता है बेसिकली आपका मेटलॉइड। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में और मेटलॉइड के बारे में, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी होंगी। कि पहला, मेटल आपके गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, सेकंड पॉइंट है कि ये होते हैं आपके सॉनरस, लस्ट्रस। ओके, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि ये होते हैं आपके मेलेबल और डक्टाइल। ओके, मेलेबल डक्टाइल हो गए। और फिफ्थ पॉइंट है कि इनके पास होती है आयरन कंटेंट। ओके, ऑलराइट। और जब हम बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में, तो बेसिकली होते हैं बैड कंडक्टर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट कि ये सोनरस और लस्ट्रस नहीं होंगे। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि ये मेलेबल और डक्टाइल नहीं होंगे। और फिफ्थ पॉइंट है कि इनके पास आयरन कंटेंट नहीं होता। ऑलराइट, और जब बात करते हैं मेटलॉइड के बारे में, तो बेसिकली ये होता है कॉम्बिनेशन आपका नॉन मेटल और मेटल का, दोनों का। ओके, तो इस केस में हमने कुछ नई चीज़ों को रिवाइज किया जो हमने पहले कवर की हुई थी। और टेन जो होता है बेसिकली वो मेटल होता है, बिस्मथ भी मेटल होता है और फॉस्फोरस भी मेटल होता है। मेटलॉइड जो होगा वो एलिमेंट होगा जो कि मेटल नहीं है और ना ही नॉन मेटल है। ऑलराइट, तो सिलिकॉन होगा आंसर। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट द इकोटोन। पहला स्टेटमेंट है कि मीटिंग प्लेस होती है टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स की। दूसरा स्टेटमेंट है कि मीटिंग प्लेस होती है दो सेम इकोसिस्टम्स की। थर्ड पॉइंट है जो स्पीशीज की डेंसिटी होती है बहुत कम होती है यहाँ पे। एंड फोर्थ पॉइंट है ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन के लिए 40 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है इसका ए। ये मीटिंग प्लेस होती है दो डिफरेंट इकोसिस्टम्स के। ओके,
ऑलराइट। और अगर हम इसको समझना चाहें बेसिकली, तो पहले हमें समझना पड़ेगा इकोसिस्टम को। जितनी भी हमारी सराउंडिंग्स हैं वो पार्ट होती है इकोसिस्टम की, और ये डिवाइड होती है आपकी 3 हिस्सों में, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और फिर आता है आपका एटमॉस्फेयर। ओके। और यहाँ पे कोई भी अपर और लोअर लिमिट नहीं होती इकोसिस्टम्स की, और ये आपके किसी छोटे से पेड़ से भी स्टार्ट हो सकता है, पूरा जंगल भी इसमें आप कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इकोसिस्टम होता है वो बेसिकली कंप्राइज करता है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर को। इकोटोन जो होता है बेसिकली ये होता है आपका मीटिंग प्लेस। तो आप कह सकते हो जो बेस्ट एग्जांपल है इसका वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो लिथोस्फेयर पे है। ऑलराइट। ओके। लेकिन ये कनेक्टेड है आपका सलाइन वाटर से, जो कि पार्ट है आपका हाइड्रोस्फेयर का। ऑलराइट। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैंग्रोव है बेसिकली लिंक है आपकी लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर की। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इकोटोन का, जिसका मतलब हुआ कि जो मीटिंग पॉइंट है वो है दो डिफरेंट इकोसिस्टम्स का, और यहाँ हो गया लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। ऑलराइट। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इन कंटेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट डर्टी डजन्स का मतलब क्या होता है? 12 मोस्ट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हो गए, 12 परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूएंट्स हो गए, या ऊपर में से कोई सा भी नहीं हो गया। 30 सेकेंड आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, 12 परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूएंट्स। ओके। और बेसिकली अगर हम बात करें उस पर्सन के बारे में जिसने कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसका नाम था गॉर्डन पुटेंट। गॉर्डन पुटेंट वो इंसान था जिसने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, किस साल में? 1993 के साल में, जब वो काम कर रहा था कैनेडियन ट्रांसपोर्ट्स के लिए। ऑलराइट। तो जब वो काम कर रहे थे कैनेडियन ट्रांसपोर्ट के लिए 1983 में, तो उनका नाम था गॉर्डन पुटेंट, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ऑलराइट। तो याद रखिएगा, डर्टी का मतलब यहाँ पे पॉल्यूटेंट पार्ट से है, डजन मतलब यहाँ पे 12 इन नंबर से है। ऑलराइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है अबाउट द बायोस्फीयर। ऑलराइट। फर्स्ट है कि जो बायोस्फीयर है कॉम्बिनेशन होता है लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का। बी पॉइंट है, बायोस्फीयर जो है ये मिसिंग होता है एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पोल पे। सिक्स्थ है यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं बायोस्फीयर में। और डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट। सो 40 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। ऑलराइट। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है ए। ओके, इसे करेक्ट कर लीजिएगा एक बार कि ये है आपका ए। इनकरेक्ट। ऑलराइट, ये करेक्ट पार्ट नहीं पूछ रहा है, तो आंसर होगा आपका
सी। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आइए डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर कि अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 स्फीयर होते हैं। लिथोस्फीयर होता है आपका, हाइड्रोस्फीयर होता है आपका, और एटमॉस्फेयर होता है आपका। और जितने भी फेयर होते हैं ये, इन सब में जिंदगी होती है, लाइफ्स होते हैं। ऑलराइट, और आप कह सकते हैं बायोस्फीयर जो होता है बेसिकली इसको हम रेफर करते हैं स्फीयर्स ऑफ लाइफ को। ऑलराइट, जो टेक्निकली अगर हम देखें कि लाइफ्स को, तो वो कंप्राइज होती है इन सभी लिथोस्फीयर में या फिर इन स्फीयर्स में, तो ऑटोमेटिकली फॉर्म करते हैं बायोस्फीयर। ऑलराइट, तो जो हमारा स्टेटमेंट ए है वो जस्टिफिकेबल हो जाएगा। बायोस्फीयर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का। ऑलराइट, अब यदि हम बात करें ऑप्शन बी के बारे में, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो बायोस्फीयर होता है वो मिसिंग होता है एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पे। तो बस ये बताइए कि जो लिथोस्फीयर है वो नॉर्थ एंड साउथ पे एब्सेंट है क्या? कि जो हाइड्रोस्फीयर है वो एब्सेंट है वहां पे? क्या हाइड्रोस्फीयर एब्सेंट है वहां पे, या एटमॉस्फेयर एब्सेंट है? क्या इनमें से कोई भी एक लेयर एब्सेंट है वहां पे? नहीं। तो फिर से जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी राइट होगा। ऑलराइट, अब जो 6 क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक प्लेस का डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, हर प्लेस के डिफरेंट ज्योग्राफिक कंडीशंस होती है, हर प्लेस का डिफरेंट एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट कंडीशंस होते हैं। तो इन्हीं डिफरेंशिएशंस की वजह से ये टोटली इम्पॉसिबल है कि हर प्लेस के पास यूनिफॉर्म ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो। ऑलराइट, तो सी स्टेटमेंट जो है वो टोटली रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल और कार्बन एमिशन और अलाउड में। ये लोन अमाउंट है बाय आईएमएफ फॉर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। आईएमएफ का मतलब है यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सी है कि क्या ये लोन है जो कि गरीब लोग को दिया जाता है मॉडल स्टोर्स खरीदने के लिए, या डी ऑल ऑफ द 40 सेकेंड से आपके पास सोच के आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए। ये डिफरेंस होता है बिटवीन द कार्बन एमिशन अलाउड और एक्चुअली एमिटेड कार्बन के बीच में। कह सकते हैं कि ये होती है परमिशन जो कि ग्रांटेड होती है आपके टू कंट्रीज को, या फिर आप कह सकते हैं एंटिटीज को, टू एमिट कार्बन अप टू सर्टेन लिमिट ओनली फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली ये परमिशन होती है जो ग्रांट होती है कंट्रीज को और एंटिटीज को। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट के बारे में रियल टर्म में, तो आपने जरूर सुना होगा कार्बन के बारे में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मेनली, जो कि होती है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा। अगर कार्बन जो है वो एमिटेड होता है एटमॉस्फेयर में,
तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इंक्रीज करेगी ग्लोबल वार्मिंग को। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे एक लिमिट होती है कार्बन एमिशन पे। लेकिन किसी भी तरीके से अगर कंट्री जो है किसी पर्पस के लिए एबल नहीं है कि वो कार्बन एमिशन को बंद कर सकती है या उनको एक्सटेंड करना होगा उस लिमिट को, तो ये होता है कार्बन क्रेडिट। ऑलराइट, और बेसिकली 1 क्रेडिट जो होता है वो इक्वल होता है आपका 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन के। ओके, तो ये था आपका कार्बन क्रेडिट के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास है कि कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है। पहला है पेलिंग ऑफ कोलोकोरल और डिक्लाइन इन जूथेंथली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव ट्रेंड, इसको आप एक बार खुद बोल लीजिएगा क्योंकि शायद बायोलॉजिकल टर्म है, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया हो। फिर बी है इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव सी ट्रेड फिशिंग इंडस्ट्री का, बोथ है ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ द अबव। 40 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए, एंड आपका टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, द टाइम्स अप। सो द करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, पेलिंग ऑफ कोरल कलर या डिक्लाइन इन जूथेंथिल ड्यू टू क्लाइमेट। ओके, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि कोरल ब्लीचिंग्स क्या होती हैं और कोरल क्या होता है एग्जैक्टली, पहले ये समझते हैं। तो अगर आपने जमीनी हिस्से को देखा हो, अगर आपने लैंड को ढंग से देखा हो जो कि समुद्र से जुड़ा होता है, तो जो इंक्लाइन पार्ट होता है बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, तो ये ग्रेजुअली इंक्लाइन होता है। इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे सन रेज जो हैं वो आसानी से, जो सूर्य की किरणें हैं या सन रे है वो इजीली यहाँ पे आ सकती है। ऑलराइट, जो अंडर द वाटर लैंड है यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके वाटरी प्लांट्स हैं वो ग्रो होते हैं, या एक्वेटिक प्लांट्स भी आप कह सकते हैं बेसिकली। ऑलराइट, और जब इनकी ग्रोथ होती है, इसको मैंने यहाँ एक्वेटिक प्लांट्स लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी पैदा होते हैं, और इस इलाके को हम कहते हैं कोरल रीफ्स। ओके, कोरल रीफ्स। ऑलराइट, तो ये जो कोरल रीफ्स हैं इनके पास होता है जूथेंथली, जो कि होते हैं आपके पेड़ जैसे ऑर्गेनिजम्स। ऑलराइट, तो कोरल ब्लीचिंग जो है वो फिनोमेना होता है जो क्रिएटेड होता है पेलिंग ऑफ कोरल कलर से या डिक्लाइन इन जूथेंथली से क्लाइमेटिक चेंज के से। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो बेसिकली इम्पैक्ट करता है इनको भी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कोरल लीव्स का, और कैसे जूनथले जो है वो फॉर्म होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन जो होता है CO2 का, CH4 का, CFCs का और N2O का टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, वो क्या है? 50%, 30, 10 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, 60, 20, 40 एंड 6% respectively, 40, 30, 20 एंड 10 respectively, या फिर ऊपर में से कोई सा भी। 30 सेकेंड है सोच के आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. The time's up. So जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। ओके। और अगर हम बात करें इनके बारे में तो CO2 जो है बेसिकली ये मतलब होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। का मतलब होता है आपका मीथेन। CFC का मतलब होता है आपका क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। और N2 जो होता है ये होता है आपका निट्रस ऑक्साइड। ओके। और ये सारे जो होते हैं ये पार्ट होते हैं यहाँ पे किसके, ग्रीन हाउस इफेक्ट के, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ऑलराइट। और कैसे, मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि जो ग्रीन हाउस कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को। ऑलराइट। तो इसकी वजह से ये ट्रैप करते हैं हीट को विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ऑलराइट। इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस क्या होती हैं इनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रेडिएशंस जो है ये अर्थ के इंटीरियर से बाहर की तरफ आते हैं आफ्टर रिसीविंग द इंसोलेशन। चलिए अब आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, किन में से कौन सा यूज किया सकता है कंट्रोल करने के लिए गैसियस पॉल्यूटेंट को, अरेस्टर्स, इंसिनरेशन, एब्सॉर्प्शन, या ऊपर में से कोई सा भी, नन ऑफ द अबव। 40 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। ऑलराइट। तो आपका टाइम शुरू शुरू होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. The time's up. सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। एब्सॉर्प्शन एक वे होता है जो कि रिड्यूस कर सकता है आपका या फिर कंट्रोल कर सकता है गैसियस पॉल्यूटेंट्स को। ओके। और बेसिकली हमें एडवाइस दी जाती है कि हम ट्रीज को प्लांट करें और प्रमोट करें वेटलैंड्स को। अबाउट वेटलैंड्स के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। तो जो वेटलैंड्स होते हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं कार्बन सिंक के लिए। ऑलराइट। कार्बन जो होता है वो जो मेन कंपोनेंट होता है ग्रीन हाउस गैसेस का। ऑलराइट। तो ये वेटलैंड्स जो होते हैं ये एबल होते हैं कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए इन्हें कार्बन सिंक कहा जाता है। और जब कार्बन एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो टेम्परेचर है वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ऑलराइट। चलिए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD का मतलब क्या होता है, इंडिकेट क्या करता है, हाई लेवल माइक्रोबायरल पॉल्यूशन को, लो लेवल माइक्रोबियल पॉल्यूशन को, absence ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन को, या वाटर जो है वो फुली प्योर होगा। अगेन 40 सेकेंड्स आपके पास आंसर करने के लिए। अगर टाइम शुरू होता है अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन। ओके। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं BOD के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में,
ये होता है बेसिकली आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ऑलराइट, तो यहाँ पे आता है डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर, जो कि यूटिलाइज हो सकता है आपका ओनली बाय एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा। ओके, यानी मतलब हुआ कि जो हम लोग हैं जो लैंड पे रहते हैं वो एबल ही नहीं होंगे पानी में जाने के और इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है ये सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा ही इस्तेमाल की जा सकती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। ओके, लेकिन जब माइक्रोबियल पॉल्यूशन इंक्रीज होता है तो ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है ये भी डिक्रीज हो जाती है। तो इसी वजह से जो उसकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये कंटिन्यूस डिक्लाइन पे होती है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन के से। और कौन इम्पैक्ट होगा इसके द्वारा? द एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि ये जो हैं इनको लगभग लो या फिर ना के बराबर ऑक्सीजन मिलेगी रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, और इवेंचुअली वो मर भी सकते हैं, जो कि इम्पैक्ट करेगा आपका बायोलॉजिकल बैलेंस को ऑफ अर्थ। ऑलराइट, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारे पास कि प्लेन में कितना परसेंट एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए? 21, 25, 17 या 33? ओके, 30 सेकेंड्स है, मुझे लगता है कि इनफ टाइम आंसर करने के लिए। ऑलराइट, सो टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम्स अप। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 33%। ऑलराइट, तो 33% जो है वो होना चाहिए अंडर फॉरेस्ट एरिया। तो अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं हमारे पास में डिस्कस करने के लिए। पहला है फॉरेस्ट एरिया और दूसरा है हमारा फॉरेस्ट कवर। ऑलराइट, तो ये है दो एरियाज जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए। तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरिया के बारे में, तो ये होता है हमारा टोटल एरिया जो कि कवर किया जाता है फॉरेस्ट के द्वारा। ऑलराइट, और जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर के बारे में, तो बेसिकली ये होता है आपका लैंड एरिया मोर देन अ हेक्टेयर जो कि कवर किया जाता है आपका फॉरेस्ट के द्वारा विथ मिनिमम डेंसिटी ऑफ 10% के साथ। तो फॉरेस्ट एरिया जो होता है टोटल एरिया होता है जो कवर करता है फॉरेस्ट। ऑलराइट, एंड फॉरेस्ट कवर होता है बेसिकली लैंड एरिया जो हेक्टर द्वारा कवर किया जाता है विथ 10% डेंसिटी। ओके, तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरिया वाली स्टेट के बारे में, वो है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन जब हम बात करें फॉरेस्ट कवर के बारे में तो वो है मध्य प्रदेश। तो अब आपको डिफरेंस मिल गया होगा। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारे पास कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कैसे कैरेक्टराइज्ड होते हैं? एंडेमिक फ्लोरिंग प्लांट ऑन थ्रेट परसेप्शन के ऊपर, एंडेमिक फ्लोरिंग प्लांट पे, स्पीशीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स पे, या नन ऑफ द अबव पे? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। 20 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। टाइम्स अप।
सो करेक्ट आंसर है ए, एंडेमिक फ्लोरिंग प्लांट एंड थ्रेट परसेप्शन। ओके, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था कि बेसिकली हम प्रोटेक्ट करते हैं एंडेमिक और एंडेंजर्ड स्पीशीज को। ओके, एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्टेन एरियाज में मिलेंगे। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि आपकी लगभग एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ओके, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ इसके बारे में, तो इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, इन चीज़ों को याद रखिएगा, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूड नहीं होता नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में? सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड या मीथेन? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए 20 सेकंड आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। वो टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15th 16th 17th 18th 19th 20 द टाइम्स अप। सो द करेक्ट आंसर है यहाँ पे मीथेन टी। सो मीथेन जो है वो इंक्लूड नहीं होता आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ओके, अब 13th क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि आपको बता चुका हूँ उसी लेक्चर के अंदर ही, कि जो 1 कार्बन क्रेडिट होता है ये एक्सेप्टेड होता है किसके इक्विवेलेंट के? 100 kg ऑफ कार्बन पे, 100 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे, 1000 kg ऑफ कार्बन पे, 1000 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। 15 सेकंड है सोच के आंसर करने के लिए, और आपका जो टाइम है वो शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, 100 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि आपको बता चुका हूँ एक क्रेडिट होता है वो इक्वल होता है 1 मैट्रिक टन के। ओके, तो अगर हम इस डेफिनेशन के साथ जाएंगे तो बेसिकली ये होगा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अब चलिए आगे चलते हैं। 14th क्वेश्चन हमारे पास है, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी इन्वायरमेंट में, जैसे पॉन्ड हो गया, ओशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, यहाँ तक कि एक्वेरियम भी हो गया, उसको हम किस नाम से जानते हैं? बायोम के नाम से, कम्युनिटी के नाम से, अबायोटिक एनवायरनमेंट के नाम से, इकोसिस्टम के नाम से। 20 सेकंड है सोच के आंसर करने के लिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18th 19th 20 द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे बायोम। बेसिकली इकोसिस्टम जो होता है वो होता है ब्रॉड टर्म, और इकोसिस्टम के अंदर ही यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लेस आती है किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए, चाहे पॉन्ड हो, ओशन हो, फॉरेस्ट हो या एक्वेरियम हो। यानी मतलब हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड होते हैं इन एरिया से, तो ये बायोम होता है आपका। ऑलराइट, अब मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज़्यादातर ओजोन गैस जो है 90% लगभग वो एटमॉस्फेयर की किस लेयर में लोकेट होती है? मैंने आपको इसके बारे में बताया था पहले भी, एनवायरमेंटल स्टडीज के चैप्टर में ही मैं आपको बता चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि 20 सेकंड्स बहुत ज़्यादा टाइम है आंसर करने के लिए। टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, स्ट्रेटोस्फेयर। ये वो लेयर होती है जो कि कंप्राइज होती है ओजोन लेयर में। ऑलराइट, और यदि आपको याद हो कि हमने डिस्कस भी किया था कि जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं आपके, वो हार्मफुल होते हैं ओजोन लेयर के लिए। तो अगर आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमने डिस्कस किए हैं, तो बेसिकली ये अपर एग्जाम से आया हुआ, जैसे सीडीएस के एग्जाम से है। लेकिन अगर आप लेवल को देखोगे तो लेवल वही है जो हमने डिस्कस किए थे। ओके, सो इस लेक्चर में हमने फिनिश किया है एनवायरमेंटल स्टडीज को।
PYQs को। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग टॉपिक्स को इस्तेमाल करेंगे। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप रिवाइज कर लीजिएगा, ऑलराइट, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।